हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के मध्य गुरुत्वाकर्षण कूलाम आकर्षण से लगभग 10⁻⁻40 गुना के गुणक से कम है। इस तथ्य को देखने का एक वैकल्पिक उपाय यह है कि यदि इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन गुरुत्वाकर्षण द्वारा आबद्ध हों तो किसी हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम बोहर कक्षा की त्रिज्या का अनुमान लगाइए। आप मनोरंजक उत्तर पाएंगे। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। तो मान लीजिए हमारे पास में दो द्रव्यमान है। मान लीजिए प्रथम द्रव्यमान m1 है, द्वितीय द्रव्यमान m2 है, और मान लीजिए कि अभी के लिए दोनों द्रव्यमान जो है वो r दूरी पे रखे हुए हैं। ऐसी स्थिति में इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल है जो कि सदैव आकर्षीय होता है। तो इस गुरुत्वाकर्षण बल का मान लिखा जाता है एक नियतांक g, जिसका एसआई मात्रक मान होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11। और यहाँ लिखा जाता है m1, फिर गुणा करते हैं m2 का और भाग लगा देते हैं r स्क्वायर का। तो यहाँ इस सूत्र से देख सकते हैं कि m1 m2 जो द्रव्यमान हो जितना ज़्यादा होंगे बल उतना ही ज़्यादा होगा। और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह एक युग्म बल है जो कि इन दोनों द्रव्यमान के ऊपर बराबर किंतु विपरीत दिशा में लगता है। अब अगर m1 पे देखें तो गुरुत्वाकर्षण बल इधर है, m2 पे देखें तो गुरुत्वाकर्षण बल इधर है, लेकिन दोनों पे जो संख्यात्मक मान है गुरुत्वाकर्षण बल का वो f ही है, जिसका मान g m1 m2 भागे r स्क्वायर है। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि हमें यह मानना है कि इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन जो है वो गुरुत्वाकर्षण द्वारा आबद्ध हैं। तो हमें क्या करना है कि प्रथम बोहर कक्षा की त्रिज्या का अनुमान लगाना है। तो हम पहले हाइड्रोजन परमाणु बना लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है जिसके ऊपर ऋण आवेश होता है, और बीच में होता है प्रोटॉन नाभिक जिसके ऊपर धन आवेश होता है। बात करें अगर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तो वह होता है 9.1 गुणे 10⁻⁻31 किलोग्राम। वहीं बात करें अगर हम प्रोटॉन के द्रव्यमान की जो कि केंद्र में है वह होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर। अब मान लीजिए कि अभी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी निम्नतम ऊर्जा अवस्था में है, तो यही हो जाएगी इसकी बोहर कक्षा। मान लेते हैं कि ये r के बराबर है। तो यहाँ इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि जो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है नाभिक के चारों तरफ, मान लीजिए वो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा आबद्ध है। इस r को हटा के नीचे बना लेते हैं, ये जो त्रिज्या है r है। अब ध्यान से अगर आप देखें तो जो ये इलेक्ट्रॉन है वो दरअसल वृत्तीय गति कर रहा है। वृत्तीय गति जब भी कोई कण कर रहा होता है तो केंद्र की तरफ एक बल होना चाहिए। तो यहाँ पे वह बल दरअसल बोला जा रहा है कि उसे आप गुरुत्वाकर्षण बल ले लें जो कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है। तो उस स्थिति में हमें r का मान निकालना है। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me है तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान mp है। ऐसी स्थिति में अगर हम ध्यान से इलेक्ट्रॉन को देखें तो केंद्र की तरफ जो बल F लग रहा है वो दरअसल अभिकेंद्रीय बल के बराबर होना चाहिए। अर्थात यहाँ पे जो F का मान होगा वो दरअसल बराबर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान गुणे उसका वेग जो भी है भागे r के। अब जो यहाँ पे F का मान है वो बोला जा रहा है कि आप गुरुत्वाकर्षण बल ले लीजिए, अर्थात यहाँ लेना है g, दोनों कणों का द्रव्यमान me गुणे mp भागे दोनों के बीच की दूरी का वर्ग r स्क्वायर, और इधर है me गुणे v स्क्वायर भागे r। तो यहाँ से अगर हम r का मान लिखना चाहें तो r का मान आएगा r बराबर, ध्यान से देखें तो me से me जो है वो कट जाएगा और यहाँ एक r से एक r कट जाएगा। तो r का मान मिल रहा है हमें g गुणे mp भागे v स्क्वायर। अब क्योंकि ये जो हम निकाल रहे हैं त्रिज्या का मान वो दरअसल है प्रथम बोहर कक्ष के लिए, तो यहाँ पे जो वेग होगा वो प्रथम बोहर कक्ष में होगा, अर्थात n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन का वेग। तो यहाँ पे अगर हम बात करें nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन के वेग की एक हाइड्रोजन परमाणु के अंदर, तो वो दिया जाता है v बराबर 2.18 गुणे 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड, और इसमें गुणा किया जाता है z भागे n का। ये होता है हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो z का मान 1 लिख दिया जाता है। तो अगर इस सूत्र का इस्तेमाल करके यहाँ पे हम v का मान लिखना चाहें तो वह हो जाएगा 2.18 गुणे 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, तथा यहाँ पे जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो दरअसल है 1.6 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम, तथा g का मान होता है 6.67 10⁻⁻11। तो इन मानों को अगर हम यहाँ पे रख दें तो त्रिज्या का मान मिलेगा r बराबर 6.67 गुणे 10⁻11 गुणे प्रोटॉन का द्रव्यमान जो कि है 1.6 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम भागे v स्क्वायर। v स्क्वायर मतलब 2.18 गुणे 10⁻6
का वर्ग। तो यहाँ जब इसकी आप गणना करते हैं तो आपको r का मान मिलता है था त्रिज्या का मान 2.24 गुणे 10 की घात -11 -27 -12 और इसका मात्रक है मीटर, क्योंकि सारे मानों को हमने SI मात्रक में रखा था। तो यहाँ से r का मान मिल रहा है 2.24 गुणे 10 की घात -50 मीटर के बराबर। इसको अगर एंगस्ट्राम में बदलें तो दरअसल जो एक एंगस्ट्राम होता है वो बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर के। तो 1 मीटर हो जाएगा 10 की घात 10 एंगस्ट्राम। तो यहाँ इसको अगर एंगस्ट्राम में बदलें तो ये आ जाएगा 2.24 गुणे 10 की घात -40 एंगस्ट्राम के बराबर। अगर आप बात करो नाभिक की आकृति की, तो नाभिक की आकृति होती है 10 की घात -15 मीटर, लेकिन यहाँ पे जो आकृति आ रही है वो आ रही है 10 की घात -50 मीटर, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन है वो दरअसल नाभिक के भी अंदर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दूरी आ रही है 10 की घात -50 मीटर, नाभिक की आकृति से भी 10 की घात 35 गुना कम, ऐसा असंभव है। तो यहाँ इस प्रश्न बोला जा रहा था कि हमें क्या करना है कि मानना है कि जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक की तरफ जो नाभिक की चारों तरफ जो घूम रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से केवल घूम रहा है। ऐसी स्थिति में जो यहाँ पे उनके बीच में दूरी होना चाहिए, हमने देखा कि वो दरअसल आ रहा है नाभिक की आकृति से 10 की घात 35 गुना कम, जो कि असंभव है। और एंगस्ट्रॉम में अगर मान लिखें उस त्रिज्या को तो 2.24 गुणे 10 की घात -40 एंगस्ट्रॉम है। वही बात करें अगर हम असलियत में बोहर परमाणु की, तो उसमें जो त्रिज्या होता है बोहर त्रिज्या अर्थात n बराबर 1 के लिए त्रिज्या, वो होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर। और अगर गुरुत्वाकर्षण से मानेंगे आप तो वो आना चाहिए 10 की घात -40 एंगस्ट्रॉम के लगभग बराबर, जो कि इससे 10 की घात -40 गुना कम है। तो इस तरीके से अगर आप गुरुत्वाकर्षण बल मानते हैं इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में तो त्रिज्या ये आनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।